Hello students, once again welcome back on your own YouTube channel डिजिटल गुरु। यहाँ पे हम क्लास 10th के सिविक्स का 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। अब तक की क्लासेस में हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के मीनिंग क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या होते हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को ये दर्जा हासिल करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने डिटेल में इस बात के ऊपर चर्चा की थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो अगर चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी हैं। इस क्लास में हम लोग बेसिकली उन्हीं सॉल्यूशंस, उन्हीं चैलेंजेस के रेमेडीज, उन्हीं चैलेंजेस के सॉल्यूशंस ढूंढने का प्रयास करेंगे। और आज का टॉपिक है हमारा हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। तो ये चैप्टर एक सेंसिटिव चैप्टर है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पार्टी की आइडियोलॉजी से हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इस क्लास में बात की गई सभी बातें सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए है, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिल सके। और बाकी सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये एक्सप्लेनेशंस पसंद आते हैं, अगर आपको क्लासेस पसंद आते हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए और इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। Whatever challenges we have discussed in the previous class, political parties need to be reformed to overcome those challenges. तो देखिए, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन रिफॉर्म किस तरीके से, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो उससे पहले कि हम इस क्लास को शुरू करें, कुछ और इम्पॉर्टेंट सवाल हैं इस रिफॉर्म से जुड़े हुए जो कि हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट को पूछना चाहिए या हर एक वोटर्स को पूछना चाहिए कि वो अगर पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म देखना चाहता है तो वो किस तरीके से रिफॉर्म होंगे और उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। So before bringing such reforms, there are some important questions to be asked to everyone. सबसे ये सवाल है कि पहला सवाल ये है कि are political parties willing to reform? क्या जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जहां पे रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्या वो खुद तैयार हैं पॉलिटिकल पार्टियां रिफॉर्म करने के लिए? सवाल का जवाब दो हो सकता है, यस और नो। अगर यस है तो भी आगे सवाल है, अगर नो है तो भी आगे सवाल है। इफ दे आर विलिंग, व्हाट हैज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार? अगर उनके अंदर विलिंगनेस है, अगर पॉलिटिकल पार्टियां तैयार हैं रिफॉर्म्स लाने के लिए, तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो उनको रोक रहे हैं वैसे रिफॉर्म्स लाने के लिए? दूसरा सवाल कि इफ दे आर नॉट विलिंग, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म? क्या अगर वो खुद तैयार नहीं है पॉलिटिकल पार्टियां रिफॉर्म करने के लिए, तो क्या हम उन्हें फोर्स कर सकते हैं कि आपके अंदर रिफॉर्म आना चाहिए? तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स रियलिटी। ठीक है, अब इन रिफॉर्म्स को लेकर के क्या रियलिटी है, क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। In a democracy, the final decision is made by leaders who represent political parties. तो किसी भी डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकर कौन होता है? लीडर्स होते हैं, जिनको हम और आप चुन करके लेजिस्लेचर में भेजते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, हमारे एक प्रतिनिधि के तौर पे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर वो लॉ बनाते हैं, वो फिर डिसीजन मेकर कहलाते हैं। तो इफ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, हाउ कैन एनीवन फोर्स देम टू चेंज? ठीक है, तो अगर
वो सब तैयार नहीं है, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव तैयार नहीं है रिफॉर्म्स लाने के लिए, तो हम किस तरीके से उन्हें फोर्स कर सकते हैं, कैसे उनको फोर्स कर सकते हैं और किस तरीके से उनको तैयार कर सकते हैं रिफॉर्म्स के लिए। सो लेट्स इवेल्युएट द एफर्ट्स एंड सजेशंस इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर्स। तो अब हम उन सभी एफर्ट्स, सभी सजेशंस को इवेल्युएट करने वाले हैं हम अपनी कंट्री में कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वहाँ पे उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, अब तक क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, अप्रोप्रिएट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनके द्वारा इलेक्शंस या पॉलिटिकल पार्टियों में रिफॉर्म्स लाने के लिए क्या क्या किए गए हैं, क्या क्या सजेशंस हैं, उन सजेशंस को बेटर तरीके से किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। और अब हम चलते हैं उन सभी रिफॉर्म्स को एक एक करके देखते हैं डिटेल में कि क्या एफर्ट्स लिए गए हैं और क्या सजेशंस दिए गए हैं। तो सबसे पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, कब और कौन सा वो अमेंडमेंट था उसको देखते हैं। इन 1985 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट पॉपुलरली नॉन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 1985 में पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म्स लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट किया गया और एक शेड्यूल जोड़ा गया 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको हम पॉपुलरली एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों किया गया वो देखते हैं। दिस वॉज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवॉर्ड्स। तो क्या होता था आज़ादी के बाद से लेकर के और 1980s तक इंडियन पॉलिटिक्स में क्या होता था कि कई इलेक्टेड जो एमएलएज होते थे, एमपीज होते थे, उनको दूसरी पार्टियां ऑफर करती थी कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हम अगर सरकार बनाते हैं तो आपको ये मिनिस्ट्री दे देंगे या आपको इतना कैश मिल जाएगा। तो इस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत जोरों पे थी, ठीक है। इसको रोकने के लिए कई सजेशंस आए और 1985 में एक सजेशन के बाद 10th शेड्यूल जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में और 52nd अमेंडमेंट करके फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। अब ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया इसमें कुछ सर्टेन ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे कोई भी एमएलए या एमपी अगर अपनी पार्टी चेंज करता है सर्टेन कंडीशंस में तो उसकी जो मेंबरशिप है वो वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो सकता है। वो किस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है उन सभी ग्राउंड्स को हम देख लेते हैं। इफ एन इलेक्टेड मेंबर गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरली। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर है, कोई पॉलिटिकल लीडर है और वो इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी को छोड़ देता है, किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसकी जो मेंबरशिप होगी उस हाउस से वो खत्म हो जाएगी। इफ सी और ही वोट्स और abstains फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस contrary to any direction issued by his or her party। तो क्या होता है जब लेजिस्लेचर में किसी भी हाउस में बहस होती है या किसी कानून पे या किसी इशू पे वोटिंग होती है तो हर एक पार्टी अपने जो मेंबर्स होते हैं, अपने जो लीडर्स होते हैं, उनको गाइडलाइन जारी करती है कि आपको इसके फेवर में वोट करना है या आपको अगेंस्ट में वोट करना है। तो आप उससे एग्री है या नहीं है, आपका पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, लेकिन पार्टी की जो गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग ही सभी मेंबर्स को काम करना होता है। तो जो पार्टी की गाइडलाइन होगी कि इसके फेवर में वोट करना है या आपको इसके अगेंस्ट में वोट करना है, उसी गाइडलाइन को फॉलो करके आपको काम करना है। लेकिन कोई भी मेंबर अगर उसके अगेंस्ट वोटिंग करता है, पार्टी की गाइडलाइन के अगेंस्ट वोटिंग करता है, तो वहाँ पे उसकी वो मेंबरशिप उस हाउस से खत्म हो जाएगी और वो जो जहाँ से भी इलेक्ट हुआ है वो उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी। इफ एनी मेंबर हु इज इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड ज्वाइंस एनी पार्टी। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, किसी भी पार्टी से नहीं है, अगर उसने चुनाव लड़ा, जीत गया और
किसी पार्टी को सपोर्ट देने के साथ ही वो पार्टी ज्वाइन कर ले, ठीक है, उस पार्टी का मेंबर बन जाए, तो भी वहाँ पे उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जो मेंबरशिप होगी वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो आप पार्टी को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं तो आप किसी पार्टी को अपना सपोर्ट दे सकते हैं, उस पार्टी के मेंबर नहीं बन सकते हैं जब तक कि आप आगे मतलब 5 साल का आपका टेन्योर पूरा हो जाए और फिर नेक्स्ट इलेक्शन से पहले आप पार्टी के मेंबर बन जाइए और पार्टी के मेंबर बनने के बाद आप इलेक्शन लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुए हैं और उसके बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी। If any nominated member joins any political party after the end of 6 months, तो कई जगहों पे राज्यसभा में खास करके या लोकसभा में भी 2 सीटें नॉमिनेट होके आते हैं कैंडिडेट्स, उनका इलेक्शन नहीं होता है, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो जिस दिन उनका नॉमिनेशन होगा, जिस दिन से वो मेंबर बनेंगे, उसके 6 मंथ के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो भी वहाँ पे उनकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। विद इन 6 मंथ आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, देयर इज नो इशू ऑफ डिफेक्शन। द डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस on the ground of defection is referred to the speaker or the chairman of the house and his/her decision is final। तो क्या होगा, अब किसी के ऊपर डिफेक्शन लॉ लगाया गया तो वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, मेंबर बोल सकता है कि नहीं ये हमने यहाँ पे डिफेक्शन नहीं किया, हमने इस लॉ के अगेंस्ट काम नहीं किया है, तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए वो मैटर लोकसभा में स्पीकर के पास, राज्यसभा में राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसके पास जाएगा और वो जो डिसीजन लेंगे दैट डिसीजन विल बी फाइनल। तो ये थे ग्राउंड्स जिस पे कि किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उसके मेंबरशिप से एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। तो अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखते हैं जिसके बेसिस पे किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है इस लॉ के अंतर्गत। तो व्हाट इज नॉट डिफेक्शन, द एक्सेप्शंस। द 10th शेड्यूल सेज दैट इफ देयर इज अ मर्जर बिटवीन 2 पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसमें ये कहा गया कि अगर 2 पॉलिटिकल पार्टियां आपस में मर्ज हो जाती हैं, दोनों मिल जाती हैं, तो फिर उनके किसी भी मेंबर्स को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। 2/3 of the members of a party agree to the merger, they will not be disqualified। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया कि अगर मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में 3 मेंबर हैं और उसमें से 2 मेंबर एग्री हो जाते हैं कि पार्टियों का मर्जर होना है, ठीक है, तो भी उस केस में पार्टी के जो मेंबर्स होंगे उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। अब इस लॉ के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं, कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, उनको देख लेते हैं। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प्ड ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। तो 1980 तक जो दल बदल का सीन चल रहा था इंडियन पॉलिटिक्स में कि कभी इस पार्टी से उस पार्टी से उस पार्टी मेंबर्स मिनिस्ट्री के लालच में या फिर पैसों के लालच में एक पार्टी से दूसरी पार्टी अपनी मेंबरशिप चेंज करते रहते थे, वो चीजें धीरे धीरे कम हुई है 1985 के बाद से। Meanwhile, this has made any dissent even more difficult। लेकिन इस लॉ के आने के बाद कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी देखे गए कि अगर किसी मेंबर को किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाकई में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है जो कि वो नहीं चाहता है कि ऐसी चीजें हो, तो भी वो अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता है, उसको इलेक्ट होने के बाद उस पार्टी के साथ रहना पड़ेगा, चाहे वो उसके मर्जी के खिलाफ भी हो, ठीक है। MLAs and MPs have to accept whatever the party leaders decide। तो आपके मर्जी के अगेंस्ट भी, आपकी जो चॉइस है उसके अगेंस्ट भी अगर कुछ चीजें होती हैं पॉलिटिकल पार्टी में, कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं, तो भी आपको पार्टी के साथ बने रहना होगा। आप वहां पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज नहीं कर सकते। तो ये थे एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको हमने डिटेल में चर्चा किया। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ और उसको देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस जब हम डिस्कस कर रहे थे, वहां पे एक चैलेंज था ग्रोइंग रोल ऑफ
मनी एंड मसल्स पावर इन पॉलिटिक्स। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये इनिशिएटिव लिया और गाइडलाइन जारी किया कि इसको कंट्रोल करने के लिए, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर को कंट्रोल करने के लिए कुछ गाइडलाइन दिए गए। वो क्या है? हाउ? नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट elections to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him or her। ठीक है, तो जब आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जाते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और आपको नॉमिनेशन फाइल करने टाइम क्या करना होगा? आपको एक एफिडेविट देना होगा कोर्ट में कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, क्या प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, और उसके साथ साथ अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसकी भी डिटेल आपको अपने एफिडेविट के साथ लगाना होगा, जिससे कि ये ट्रैक किया जा सके कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके क्या रिकॉर्ड्स है और आपका जो कैरेक्टर है, जो क्रिमिनल केसेस आपके अगेंस्ट कोई है या नहीं है, उसको भी ट्रेस किया जा सके। ये जो गाइडलाइन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? The new system has made a lot of information available to the public। तो डेमोक्रेसी में क्या होनी चाहिए? पब्लिक को ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि उसका कैंडिडेट कैसा है। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, उससे अब क्या है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल टू द वोटर्स के पास, जनरल पब्लिक के पास, कॉमन मासेज के पास क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे कैंडिडेट्स के बारे में, पार्टियों के बारे में। तो उससे क्या होगा, वो जज कर सकता है कि किस बेसिस पे कैंडिडेट को चुनना चाहिए। अगर उसके पास क्रिमिनल केसेस हैं, अनऑथराइज तरीके से अगर उसने प्रॉपर्टी गेन की है, तो हम ये जज कर सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल लीडर है, ये जो कैंडिडेट है, वो ऑनेस्ट नहीं है। तो उस बेसिस पे हम रिजेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे कैंडिडेट को जो हमारे लिए सुटेबल हो, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनने के लायक हो, उसको हम इलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाले हैं, पॉइंट टू बी नोटिस्ड, बट देयर इज नो सिस्टम ऑफ चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट्स इज ट्रू। तो इसकी कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है कि अगर कैंडिडेट ने कोई इंफॉर्मेशन दिया है तो वो इंफॉर्मेशन ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है कि जो इंफॉर्मेशन, जो एफिडेविट दिया गया है, वो प्रॉपर है या नहीं है। अब ये जो गाइडलाइन दिया गया है, इसका आउटकम क्या निकला? एज येट वी डू नॉट नो इफ इट हैज लेड टू द डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिच एंड क्रिमिनल। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस गाइडलाइन को देने का, वो ये था कि जो पॉलिटिक्स में मनी का और क्रिमिनल्स का दबदबा बनता जा रहा है, उसको कम किया जा सके। तो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस जब डिस्कस किए थे, वहाँ पे पढ़ा था कि देयर इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसको दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या एफर्ट किए हैं? The Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold organizational elections and file their income tax returns। तो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर जारी किए हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पे टाइम टू टाइम इलेक्शंस होल्ड करने होंगे, जिससे कि जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको भी पार्टी में आगे आने का मौका मिल सके, और साथ के साथ जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना होगा। अब इसके इम्पैक्ट क्या है कि द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम्स इट इज मेयर फॉर्मेलिटी। वहां पे हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में और आपको बताया भी था कि इलेक्शंस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इंटरनल डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, दिखावे के लिए इलेक्शंस तो होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों में, लेकिन ये पहले से तय होता है, जो टॉप लीडर्स होते हैं उनके बीच ये पहले से तय होता है कि किसको प्रेसिडेंट बनाना है, किसको वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, किसको सेक्रेटरी, किसको जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट दी जानी है। इलेक्शंस के दौरान क्या होता है, जो बाकी के मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को, उनको गाइडलाइन दे दिया जाता है कि आपको इस कैंडिडेट को ही प्रेसिडेंट के लिए वोट करना है, आपको इस कैंडिडेट को वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो इस तरीके से एक फॉर्मेलिटी बस होती है। ठीक है,
इसको एक स्ट्रिक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है अभी तक, और इससे हमें जो आउटकम एक्चुअल मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाया है। इट इज नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होंगी तो जो ऑब्जेक्टिव है इंटरनल डेमोक्रेसी मेंटेन करने का वो हो नहीं पाएगा, और एक्चुअल जो आउटकम निकलने चाहिए वो निकल भी नहीं पाएगा। तो इसकी लैकिंग हमें देखने को मिलती है। अब हमने 3 एफर्ट्स पढ़ लिए। पहला कि एक लेजिस्लेचर के द्वारा ही क्या एफर्ट लिए गए हैं कि 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया, और इससे दल बदल की जो प्रॉब्लम होती थी उसको सॉल्व करने का प्रयास किया गया। फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जब भी एक कैंडिडेट नॉमिनेट करेगा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, तो उसको क्या करना होगा, एक एफिडेविट भी फाइल करना होगा जिसमें कि वो अपने प्रॉपर्टी की, अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की डिटेल देगा। और थर्ड, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि हर पार्टी को इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इलेक्शंस टाइम टू टाइम कराना मैंडेटरी होगा। तो ये कुछ एफर्ट्स हैं जिनको हमने पढ़ा। अब इसके अलावा कुछ सजेशंस भी हैं जिससे कि हम पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर या जो पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस हैं उनके अंदर रिफॉर्म्स कर सकते हैं। तो अब हम उन सजेशंस को डिटेल में चर्चा करते हैं। A law should be made to regulate the internal affairs of political parties। मतलब पॉलिटिकल पार्टी में जो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी हमने चैलेंज पढ़ा था, उस लैकिंग को दूर करने के लिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि एक प्रॉपर लॉ बनना चाहिए इंटरनल डेमोक्रेसी को या इंटरनल अफेयर्स जो है पॉलिटिकल पार्टी को, उसको रेगुलेट करने के लिए। कैसे? इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ सर्टेन चीजें पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कंपल्सरी कर देनी चाहिए, जरूरी कर देनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं? टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स। जितने भी मेंबर्स हैं टॉप से लेकर के बॉटम तक, उन सब की प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेनेंस हो, ये चीज मैंडेटरी करनी चाहिए। टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को वो फॉलो करें, ये चीज भी मैंडेटरी कर देना चाहिए। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, मतलब पार्टी को चलाने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का भी होना जरूरी हो। टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स। तो कई लोग एक साथ होते हैं तो वहां पे डिस्प्यूट्स के चांसेस होते हैं, डिस्प्यूट्स आते हैं, लेकिन डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए पार्टी को ही क्या करना चाहिए, एज ए जज एक्ट करना चाहिए। मतलब जो डिस्प्यूट्स है उसको सेटल करने के लिए पार्टी के अंदर एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, कुछ अथॉरिटीज को अपॉइंट करना चाहिए, उनको ड्यूटी दी जानी चाहिए कि अगर कोई भी पार्टी में डिस्प्यूट्स आते हैं तो उसको सेटल किस तरीके से किया जाएगा, क्या उसकी प्रॉपर मैकेनिज्म होगी, वो सारी चीजें तय होनी चाहिए। टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के हाईएस्ट पोस्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, तो इसको इलेक्ट करने के लिए, इन पोस्ट पे मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए ओपन इलेक्शन होना चाहिए, क्लोज इलेक्शन नहीं होना चाहिए। क्लोज इलेक्शन क्या है कि पार्टी के टॉप लीडर्स तय कर लेते हैं कि ये मेंबर्स, ये पोस्ट इनको दी जाएगी, और फिर पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्शन दे दिया जाता है कि आप इनको इस पोस्ट के लिए वोट करेंगे। लेकिन ओपन इलेक्शन में क्या होगा कि पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप नॉमिनेट कीजिए प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, या फिर सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी के लिए, जिस पोस्ट पे भी आप कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं वो उसके लिए आप अपना नॉमिनेशन कीजिए। और उसके बाद फिर पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी। तो इस तरीके के मैकेनिज्म होनी चाहिए पार्टियों में। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, और भी कुछ चीजें मैंडेटरी कर देनी चाहिए। टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। मतलब विमेन का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए कम से कम 1/3 जो पार्टी के जो टिकट्स होते हैं वो विमेन कैंडिडेट को दिया जाना मैंडेटरी कर देना चाहिए।
देयर शुड बी अ कोटा फॉर women इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में भी women को एक अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। वुमेन के लिए हाईएस्ट पोस्ट या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको भी शामिल करना कंपलसरी किया जाना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट सजेशन है पॉलिटिकल पार्टियों में रिफॉर्म्स को लेकर के कि देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस को लेकर के जो खर्च होते हैं वो स्टेट को फंडिंग करनी चाहिए उसकी। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। पॉलिटिकल पार्टियों के जो इलेक्शंस के दौरान खर्चे होते हैं उसको स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बियर किया जाना चाहिए। अब ये मेरा मानना नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए पैसा बांटना चाहिए। ऐसे सजेशंस आए हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को जो खर्च होते हैं इलेक्शंस में वो गवर्नमेंट के द्वारा उसको बियर करना चाहिए। कैसे? बताओ। इन काइंड पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन, इन सब के जो खर्च होते हैं गवर्नमेंट को देना चाहिए, या फिर कैश में अगर दे तो ऑन द बेसिस ऑफ द वोट्स सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। अगर कैश में भी दिया जाए तो ऐसे नहीं कि हर एक पार्टी को पैसे दिए जा रहे हैं। किसी पार्टी की लास्ट इलेक्शन में किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, कितने वोट्स मिले हैं, कितनी सीट्स मिली है, उसके बेसिस पे तय किया जाना चाहिए कि किसी पार्टी को कितना फंडिंग दिया जाना है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। Yet these suggestions have not been accepted. If and when these are accepted, they will bring improvement. ठीक है, तो अब तक ये सारे सजेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। कुछ सजेशन थोड़े बहुत इम्प्लीमेंट किए गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से सारे सजेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और ना ही एक्सेप्ट किया गया है। तो जब भी ये एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा, बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। इसके साथ ही हमें काफी ज्यादा कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म्स को लेकर के, उनके लीगल सॉल्यूशंस को लेकर के। और वो क्या हो सकते हैं? ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। मतलब पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर बहुत ज्यादा हम नकेल कसते हैं तो भी उसके एडवर्स इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि आपके मोबाइल यूजेज को लेकर के है, पेरेंट्स या गार्जियंस आपको बहुत ज्यादा दबाव देते हैं कि गेम नहीं खेलना है, मोबाइल नहीं चलाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो आप उसके कुछ साइड वेज ढूंढ लेते हैं, किसी दोस्त के मोबाइल को यूज करते हैं और फिर कुछ गलत सलत तरीकों में आप चले जाते हैं। तो ये वैसे ही है कि बहुत ज्यादा रेगुलेट नहीं करना चाहिए किसी चीज को। दिस वुड बी फोर्स ऑल पार्टीज टू फाइंड वेज टू चीट एट द लॉ। तो इससे क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टियां कुछ अलग रास्ते ढूंढने लगेंगी जिससे कि जो स्ट्रिक्ट लॉ बनाए जाए उसके वो क्या अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं, उन चीजों की तरफ वो पॉलिटिकल पार्टियां देखने लगेगी और फिर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। Besides, political parties will not agree to pass a law that they do not like. तो इस तरीके से क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टियां एग्री ही नहीं होंगी जिन चीजों को वो लाइक नहीं करती हैं, जो उनके खिलाफ है या उनके फेवर में नहीं है, वो चीजें वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और फिर उसके ऊपर लॉ भी नहीं बन पाएगा। अब हम कुछ अलग तरीके देखते हैं जिसके द्वारा हम पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म ला सकते हैं। वो है सम अदर वेज टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टी। और किस किस तरीके से हम ला सकते हैं? एक पीपल या पब्लिक प्रेशर के द्वारा और दूसरा पीपल और पब्लिक पार्टिसिपेशन के द्वारा। ठीक है, तो पीपल और पब्लिक प्रेशर कैसे क्रिएट किया जा सकता है और क्या इसके आउटकम हो सकते हैं एक्सपेक्टेड, वो देखते हैं। People can put pressure on political parties through petitions, publicity and agitation. ठीक है, तो मूवमेंट करके या एजिटेशंस के द्वारा पॉलिटिकल पार्टियों पे प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है कि आपको रिफॉर्म्स की जरूरत है और इस तरीके के रिफॉर्म्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे अगर ये रिफॉर्म्स लाए जाते हैं तो उसके एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकते हैं? If political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious about reforms. तो क्या होगा? जैसे पब्लिक प्रेशर क्रिएट होगा
मोमेंट्स होंगे तो पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसा फीलिंग आएगा कि आने वाले टाइम में हो सकता है या नेक्स्ट इलेक्शंस में वो इलेक्शन हार सकते हैं। और जब ये प्रेशर पॉलिटिकल पार्टियां फील करेंगी तो उनको मजबूरन पॉलिटिकल पार्टियों में रिफॉर्म लाना पड़ेगा। दूसरा तरीका है पीपल या पब्लिक पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव इफ दोज हु वांट दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या है कि अगर मान लीजिए आपको पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म्स लाने हैं तो आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके भी रिफॉर्म ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ ज्वाइन करने से नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने से पहले आपकी नीयत भी साफ होनी चाहिए। आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर जाते हैं, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनते हैं, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बनते हैं तो आप ये जो रिफॉर्म्स आप पहले चाहते थे वो रिफॉर्म्स आप खुद भी लाने का प्रयास करेंगे और लोगों को या अदर लीडर्स को मोटिवेट करेंगे वैसे रिफॉर्म्स लाने के लिए। It is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from the outside। तो सिर्फ बाहर बैठ के क्रिटिसिज्म करने से और पॉलिटिकल पार्टियों की गलतियां गिनाने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म्स चाहिए तो आपको भी सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा और आपको भी कहीं ना कहीं आपकी पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल प्रोसेस में जरूरी होती है, तब आप पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म्स की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टियों में रिफॉर्म्स किस तरीके से लाया जा सकता है? बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स, ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और अच्छी नीयत के साथ आपका पार्टिसिपेशन हो तो पॉलिटिकल पार्टी में हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। क्या क्या डिस्कस किया हमने पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म्स के लिए, अब तक क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया कि एफिडेविट जमा करना जरूरी है आपके नॉमिनेशन के टाइम पे। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर जारी किया कि इंटरनल लेवल पे या इंटरनल डेमोक्रेसी को सिक्योर करने के लिए ये स्टेप्स होने चाहिए। फिर हमने कुछ सजेशंस डिस्कस किए कि क्या क्या सजेशन होने चाहिए, और फिर ये हमने दो तरीके डिस्कस किए कि किस तरीके से पब्लिक प्रेशर के द्वारा और पीपल पार्टिसिपेशन के द्वारा पॉलिटिकल पार्टियों में रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था पॉलिटिकल पार्टीज, ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है। मेन कंटेंट हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद एक और वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें कि इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे और किस तरीके से उन क्वेश्चंस को हम टैकल कर सकते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपने इस चैप्टर की जो क्लासेस है वो काफ़ी एंजॉय किया होगा, इस टॉपिक में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं और आपको अच्छी लगी हैं चीज़ें, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिसका हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, क्लासेस पसंद आते हैं, तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और इन क्लासेस को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और जाते जाते जो नए लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल डिजिटल गुरु पे, और बहुत जल्द मिलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ, और फिर हम उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू करेंगे नए उमंग के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ। तो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।